नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पर्यावरण अध्ययन की ये क्लास रहेगी जिसमें आपको सी-टेट, यूपी-टेट के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको संपूर्ण व्याख्या सहित और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप सी-टेट, यूपी-टेट में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप तक हमारी वीडियो जा रही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो है ही। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर आप दोस्तों अगर फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट, और लोगों तक पहुंचाएं और सपोर्ट करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पेडागॉजिकल क्वेश्चन है सी-टेट के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे पेडागॉजिकल क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए और अच्छे से समझें, और सी-टेट में 50% पेडागॉजिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट है तो आपको सी-टेट में अच्छा स्कोर कराएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लाभदायक है। दोस्तों, एक विज्ञान का छात्र है और प्रतिभाशाली छात्र है और उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सा अधिक लाभदायक होगा। कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना, ए ऑप्शन है आपका। बी ऑप्शन है उसे जांच करने के लिए। सी ऑप्शन है नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए। डी ऑप्शन है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। दोस्तों, आपको बताएं, सी-टेट पेडागॉजी की क्वेश्चन आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि कोई 50% होता है सही, कोई 50% होता है, कोई 25 होता है, कोई 70% सही होता है, लेकिन एक होता है वो 100% सही होता है। तो आपको 100% वाला 100% है वो टिक करना है। तो दोस्तों, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। दोस्तों, प्रतिभाशाली की अगर बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चे 2% पाए जाते हैं। कितना? 2% पाए जाते हैं सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे 2% पाए जाते हैं। अगर इनकी आईक्यू की बात करें तो इनकी आईक्यू 140 से अधिक होती है। 140 से इनकी आईक्यू अधिक होती है। दोस्तों, अगर कोई प्रतिभाशाली छात्र है और वो नई परियोजनाएं बना रहा है, अगर उसमें उसकी मदद करेंगे तो वो दोस्तों अधिक लाभदायक होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, जो नहीं वाला क्वेश्चन हुआ करे उसे आप टिक कर लिया करें पहले ही, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो नहीं वाला भी सही कर देते हैं। तो ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया है। तो दोस्तों, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। दोस्तों, अगर हम किसी छात्र को पढ़ा रहे हैं, उसे प्रकृति से और सामाजिक से, उसे संबंध से
उसका संबंध बना रहे हैं और उसके बारे में जानने के लिए अगर उसे जिज्ञासु बना रहे हैं तो वो दोस्तों ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य है। ईबीएस पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासु बनाना, वो समझे और जानने के लिए तत्पर रहे कि ये कैसे क्या क्यों हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। दोस्तों अगर बच्चा ईबीएस पढ़ रहा है तो उसके मनोगतिक कौशल हैं वो भी हावी होंगे और व्यवहारिक गतिविधियां भी उसकी संलग्न होगी। अगर बात करें सी ऑप्शन पर, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। डी ऑप्शन देखते हैं क्या है, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों का आत्मसात करना। दोस्तों ये सही है कि बच्चा ईबीएस पढ़ेगा, उसे पर्यावरण का ज्ञान होगा तो वो पर्यावरण की चिंता के लिए मूल्यों को आत्मसात करेगा, वह पर्यावरण के प्रति सचेत होगा, जागृत होगा। तो दोस्तों अगर बात करें कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, तो ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों ईबीएस पढ़ने का, ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। ये गलत है, पूछा गया नहीं है, तो जो गलत है वही सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। दोस्तों कोई बच्चा ईबीएस पढ़ रहा है और उसे रेलवे की जो टिकट होती है उसका नमूना दिखाया जा रहा है, तो दोस्तों उसे किस प्रकार की जानकारी मिलेगी ये पूछा गया है। छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना। उसे रेल के किराया के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वो रेल का किराया जान के क्या करेगा कि प्रति रेल का किराया अलग अलग होता है। आप एक्सप्रेस में बैठेंगे, पैसेंजर में बैठेंगे, शताब्दी में बैठेंगे तो उसका किराया अलग होता है। और दोस्तों इधर से उधर डिस्टेंस भी होती है कि कितनी दूरी तय करनी है, उसके हिसाब से किराया होता है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान कराना। तीसरा ऑप्शन है निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना। डी ऑप्शन है वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। दोस्तों अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से समझें, क्या अवसर देना। किसी बच्चे को कोई कार्य करने का अगर हम अवसर प्रदान करते हैं तो वो अच्छे से करेगा, अच्छे से समझेगा। तो दोस्तों बच्चे को हमेशा अवसर दिए जाएं कि वो कितना बेहतर कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अगर किसी बच्चे को रेलवे टिकट का नमूना दिखा रहे हैं तो उसे वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने में और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो दोस्तों डी ऑप्शन पॉजिटिव है, आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये पेडागॉजिकल क्वेश्चन है, इनमें टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको हूबहू सीटेट में देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। और हम पेपर आउट नहीं करा रहे हैं, ऐसा ना समझें कि इन्होंने आउट करा दिया है, लेकिन हम सीटेट बहुत बार दे चुके हैं। इस अनुभव पर हम बताते हैं आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन लिए जाते हैं सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 4 है बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कोई बच्चा है, उसे हम समझा रहे हैं कि कोई बीज है, गेहूं का बीज है, उससे पौधा कैसे बनता है ये समझाना है। तो उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं ये बताना है। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। बात तो सही है, ये भी बात सही है, ये 25% सही है। बी देखते हैं बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। ये भी सही है दोस्तों। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर।
दोस्तों, अगर बच्चे को बीज बोने के लिए कहेंगे और विभिन्न जो चरण होंगे उसमें पानी देना, धूप में रखना, छाँव में रखना, उसको सुरक्षित रखना, तो उनका पालन करेगा और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर उसका वो चित्र बनाएगा, तो दोस्तों वो करके सीख रहा है, वो करके सीख रहा है। जब बच्चा करके सीख रहा है तो करके सीखने वाला ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों इसलिए आपका सी ऑप्शन सही होगा कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर उसे तस्वीर दिखा देंगे तो वो कुछ नहीं समझ पाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों वीडियो लंबी हो, टाइम लगे, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी ऐसे करो कि सफल हो। एक एक नंबर से अच्छा स्कोर होता है, तो एक एक नंबर को छोड़ना नहीं है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्लस पॉइंट देंगे सीटेट में। पेडागोजी 50% आती है, 50% कॉन्सेप्ट आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? ये नहीं वाला बहुत रगड़ा कर देता है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दोस्तों, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, ये उद्देश्य होता है। दोस्तों, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। दोस्तों, जब छात्रों में तर्क क्षमता विकसित होगी, अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं आप, ईबीएस छोड़ दें, हिंदी पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं या फिर इंग्लिश पढ़ाएं, विज्ञान पढ़ाएं, कोई भी छात्र कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, तो छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक छात्रों में तर्क क्षमता नहीं विकसित होगी तब तक वो जिज्ञासु नहीं बनेंगे और वो ये नहीं जानना चाहेंगे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना बहुत ज़रूरी है। सी ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना। डी देखते हैं क्या है? छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। दोस्तों, ये तो सही बात है कि अगर वो किसी भ्रम में रहें, सॉरी दोस्तों बहुत थक गया हूँ आज। छात्रों को मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। अगर दोस्तों छात्र भ्रमित रहेंगे और उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे तो वो तर्क करेंगे, लेकिन अगर छात्रों के मन को भ्रमित कर देंगे तो ये कोई उद्देश्य नहीं है, वो भ्रमित रहेंगे, वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों यही वाला होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईबीएस के शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? अगर आप कोई भ्रमण विधि कर रहे हैं और उसमें छात्रों को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी विधियां होंगी जो छात्र ना करें, जो अनुचित हैं वो विधियां कौन सी होंगी, ये आपको बताना है। चिड़ियाघर में उन जानवरों को तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। दोस्तों ये कोई अनुचित विधि नहीं है। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना, ये बहुत अच्छी बात है। ये भ्रमण विधि का प्रमुख पॉइंट होता है कि भ्रमण विधि पे अगर बच्चा जाए तो भी ये काम करे। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरें द्वारा दिखाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश, ये भ्रमण विधि का है पॉइंट कि अगर बच्चा चिड़ियाघर में जाएगा
तो कई तरह के जानवर देखा गया, शेर, चीता, भालू, ऊंट, जिराफ, और वो कौन कौन से भोजन को कौन क्या क्या भक्षण करते हैं, उनका क्या भोजन है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ये उन्हें जानकारी एकत्रित होंगी उनके पास। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाएं, ये पॉइंट नहीं है आपका सी, ये गलत है। इसमें पूछा है नहीं है, तो आपका जो गलत है वही सही होगा, आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, पास या फेल के रूप में शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। दोस्तों अगर कोई प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो दोस्तों उस बच्चे के साथ और उसके अभिभावक के साथ निरंतर शिक्षक अवलोकन करना चाहिए। अभी तो पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग होती है, पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है जिसमें अध्यापक आते हैं, तो यही कह रहा है ये शामिल होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं, कैसे किए जा सकते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने के लिए और विश्लेषण अवलोकन का रिकॉर्ड करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। दोस्तों कक्षा में सरल और प्रयोग और प्रदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों सरल प्रयोग और प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? अगर कोई छात्र अपने दम पर सीखता है और उसके अपने अवलोकन और कौशल को अच्छा बनाने में उसके सहायता के लिए करेंगे तो वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है तो उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। दोस्तों विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। और देखते हैं क्या है। असाइनमेंट मूल्यांकन का एक तरीका होना चाहिए, ये भी सही बात है। असाइनमेंट शिक्षार्थियों की जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों को निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट रूप करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये जो आ गया है अवसर, ये सीटेट का भाई है, इसे सीटेट बहुत प्यार करता है, अवसर प्रदान करना। माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। दोस्तों बच्चे का असाइनमेंट कर रहा है तो उसके माता पिता, भाई बहन के द्वारा उनकी प्रतिभा का आधार असाइनमेंट किया, एक गलत बात है। विविधता ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने पर और स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने स्वयं के विचार रखे, वो नकलची ना बने,
वो रट्टू तोता ना बने, वो अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत करे, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हुआ, सी ऑप्शन आपका सही हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बात करते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। अगर किसी बच्चे को मानचित्र पढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या शामिल होगा? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, ये सही बात है। एक ग्लोब की गणना और रेखांकों की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, ये भी सही बात है। अर्थपूर्ण और क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संरचना संचार क्षमता, ये भी सही है। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। दोस्तों स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता अगर उसमें विकसित हो जाएगी तो ये तीनों काम वो कर लेगा। ये तीनों पॉइंट इसी में समाहित हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चे को मानचित्र पढ़ाया जा रहा है तो वो दूरी जानेगा कि अपने, जैसे कि मेरा ज़िला एटा है, मानचित्र पढ़ाया जा रहा है कि एटा से अलीगढ़ कितना दूर है, एटा से अलीगढ़ कितना दूर है। दिशा समझेगा कि एटा से अलीगढ़ किस दिशा में है, सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होगी। और स्थान समझ जाएगा कि अपने मानचित्र में यूपी किधर है, राजस्थान किधर है, मध्य प्रदेश किधर है, दिल्ली किधर है, लखनऊ किधर है, कानपुर किधर है, आगरा किधर है, तो सब कुछ सीख जाएगा मानचित्र में। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईबीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। ईबीएस की कक्षा में कहानी कथन होता है और कविताएं होती हैं, वो किस तरह से मदद करती हैं ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें तो पाठ को सुखद और रोचक बनाने के लिए, ये बात तो सही है, पाठ अच्छा हो जाता है। विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने, ये भी बात सही है। शिक्षार्थियों के बीच भाषा सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में, ये भी बात बिल्कुल सही है। छात्र की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में, ये भी बात सही है। इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सीटेट में चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सही कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों अगर बच्चा ईबीएस की कक्षा में है, वह कविता और कहानी के माध्यम से पढ़ रहा है, तो वो विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करेगा और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में, ये आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईबीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। दोस्तों क्यों शामिल करना चाहिए ये आपको बताना है। अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ईबीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल बनाना, वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने, विषय में रुचि का विकास करना। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो अगर बच्चे अपने हाथों से गतिविधियां जांच शामिल करते हैं तो अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। अगर बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण में अपनी घटनाओं का अन्वेषण करेंगे, उनके बारे में जानकारियां एकत्रित करेंगे, तो वो अच्छे से सीखेंगे और ये जांच में शामिल करना चाहिए, इनसे इन्हें मदद मिलेगी। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा,
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षक अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास की थी। वह उपयोग कर रहा है, वह क्या उपयोग कर रहा है? प्रेरक दृष्टिकोण, डिडक्टिक अप्रोच, डिडक्टिक अप्रोच, डिडक्टिक इंडक्टिव अप्रोच। वो किस प्रकार का अप्रोच यूज कर रहा है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में आपका प्रेरक दृष्टिकोण होगा। क्या होगा? प्रेरक दृष्टिकोण। आपका प्रेरक दृष्टिकोण ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। कक्षा 5 के छात्र के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ाकर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। किस प्रकार की चर्चा करने की कोशिश कर रहा है छात्र, ये आपको बताना है। गधे की उपयोगिता। अगर दोस्तों गधे की उपयोगिता की बात हो रही होती तो दोस्तों उसमें गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है, तो ये बात गलत है। गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। पशुओं का अधिभार और शोषण। दोस्तों गधे का प्रयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, ये बात सही है, लेकिन उसका दोस्तों वो लंगड़ा कर चल रहा है। तो दोस्तों अगर हम में मनुष्यता है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन सही होगा, पशुओं का अधिभार और शोषण। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शिक्षक विचारधाराओं के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईवीएस बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना ये होता है, बच्चे का समग्र विकास ये होता है, बच्चे में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना ये होता है, या ये सभी। दोस्तों ईवीएस के पीछे की विचारधारा की अगर बात करें और ऐसे महान लोगों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों का समग्र विकास हो सके, ये मेन पॉइंट रहता है। क्या बच्चे का समग्र विकास हो सके। दोस्तों अगर वो गांधी जी को पढ़ेगा और अरबिंदो घोष को पढ़ेगा तो दोस्तों समस्या सुलझाने की क्षमता कैसे विकसित हो सकती है। अगर 2 × 2 4 हुए, उसे इसमें समस्या आ रही है, वो कैसे समझेगा। अगर कोई 22 × 50 ये समस्या आ रही तो वो कैसे समझेगा। लेकिन बच्चे का समग्र विकास होगा, बच्चा का नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चे के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। दोस्तों बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, बच्चा ईवीएस पढ़ रहा है और बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि सर आम के पेड़ पर आम क्यों लगते हैं, नींबू क्यों नहीं लगते, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे करते हैं तो वो किस प्रकार के संकेतक होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों बच्चे की याद करने की क्षमता ये तो गलत है, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है, ये भी बात गलत है। बच्चे को क्या नहीं पता है, बच्चे को सब कुछ पता है, ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया। अगर ईवीएस बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा प्रश्न पूछता है तो दोस्तों बच्चा क्या जानना चाहते हैं, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये आपका ऑप्शन सही होगा कि बच्चे जिज्ञासु हैं, बच्चे चंचल होते हैं, बच्चे सब कुछ जानना चाहते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, ये आपको बताना है कि क्या है। स्टोरी टेलिंग ये इंग्लिश में लिखा है कहानी विधि। अच्छे से समझे हिंदी भाषा में कि ईवीएस में कहानी विधि एक प्रभावशाली शिक्षण रणनीति है। ये क्यों ज़रूरी है? यह सीखने वाले को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की संकल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। यह पाठ को रोचक बनाता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। दोस्तों, बच्चे कहानी सुन रहे हैं कि गांधी जी गुजरात में रहते थे, वो धोती कुर्ता पहनते थे, चश्मा पहनते थे, लाठी लेके चलते थे, तो उनके बारे में बताया जा रहा है। तो वो कल्पना करेंगे कि कैसे थे। गांधी जी को तो बच्चे तुरंत पहचान लेते हैं क्योंकि हमारे नोटों पर गांधी जी छपे हैं। अगर वहीं बात करें किसी और की, लाला लाजपत राय की कहानी अगर बताई जाए तो उनका चित्र पहचानना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें वो कल्पना करेंगे कि कैसे हैं। तो दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल तैयार पर चर्चा कर रहा है। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानने में। सही बात है। हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, ये भी सही है। उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करने में, ये भी बात सही है। दोनों ए और बी, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर बच्चा ईवीएस पढ़ रहा है और कई तरह की फसल त्योहारों पर होती हैं, उसके बारे में जान रहा है, तो दोस्तों इन त्योहारों के बारे में जानेगा वो, और हमारे देश की कटाई प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझेगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। विज्ञान एक गतिशील शरीर है। यह क्या है? इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। यह समय के साथ बदलता रहता है। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। इसका विस्तार होता रहता है। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, ये आपको बताना है। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, ये आपका नहीं होगा। इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, ये भी नहीं होगा। इसका विस्तार होता है, ये भी नहीं होगा। यह समय के साथ साथ बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है दोस्तों? आपने देखा होगा कि पहले लैप कंप्यूटर कितने बड़े होते थे। धीरे धीरे फिर फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई, फोर्थ जनरेशन आई, और फोर्थ जनरेशन में अब पाम टॉप बन गए हैं, लैपटॉप बन गए हैं। तो दोस्तों, विज्ञान एक गतिशील है, वो हमेशा बदलते रहते हैं। दोस्तों, पहले किस प्रकार के माइक चलते थे, आज मैं ये माइक लगाया हूँ, कितना छोटा माइक है। पहले कितने बड़े माइक होते थे। तो इसलिए ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विज्ञान में व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल है। विज्ञान में व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल है, तो क्या है? केवल प्रयोग, केवल वाला आपका सही नहीं होगा। प्रयोगशाला केवल काम करती है, ये भी नहीं। दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना, हाथों के अनुभव ही। दोस्तों, विज्ञान में व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल है, तो उसकी दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना,
ये आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। दोस्तों अगर आपने अभी तक हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर कोई शिक्षण हो रहा है, विज्ञान का शिक्षण चल रहा है, तो उसमें किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, स्कूल केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों कोई भी शिक्षण चल रहा है, चाहे विज्ञान का शिक्षण हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे गणित का हो या इंग्लिश का हो, कोई भी शिक्षण हो उसमें हमेशा दृष्टिकोण बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? बाल केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ही अच्छी शिक्षा मानी जाती है कि यानी कि बच्चे को केंद्र में रखकर जो शिक्षण किया जाता है उसे बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए आपकी, बच्चे को प्रमुख बिंदु माना जाए और उसके अनुसार शिक्षण हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, मृदा प्रदूषण कौन सा है? मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, प्राकृतिक कारकों में वर्षा हुआ तापमान, खनन कार्यों में या सभी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब खनन होगा यानी कि खुदाई होगी तो मृदा की उपजाऊ जो परत होती है वो चली जाएगी, तो मृदा प्रदूषण होगा। प्राकृतिक कार्यों में वर्षा हुआ तापमान, ये भी बात सही है। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, अगर मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है तो मृदा प्रदूषण हो रहा है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बंद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं? अगर कोई मृदा प्रदूषण का उपाय खोजना है तो वो कौन सा है? अवशिष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि कार्यों में डीडीटी रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों को अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी, ये बात भी बिल्कुल सही है। अवशिष्ट और उनके निस्तारण को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि जो मलबे निकलते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, वो कहाँ डाले जाएं, कहाँ रखे जाएं। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमाणु रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के समीपवर्ती क्षेत्रों में रेडियो विकिरण का प्रदूषण होता है, इसे क्या कहते हैं? इसको दोस्तों क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या रेडियोधर्मी। दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? टीबी, कैंसर, दोनों या ये सभी? दोस्तों ये ऑप्शन गलत हैं, यहाँ पर दोनों होना चाहिए था या इनमें होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषण से टीबी, कैंसर ये सभी रोग होते हैं, यानी कि दोनों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं?
जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों, जो जैव प्रदूषण होते हैं उनमें जीवाणु निवास करते हैं। क्या जीवाणु निवास करते हैं? ना कूड़ा करकट होगा, ना दोनों ही, ना सभी वाला। आपका जीवाणु ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में सर्वाधिक, दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट पूरे यूट्यूब पर फैला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? जापान है, गुजरात है, चीन है या सभी हैं? दोस्तों, अगर बात करें कि कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश, तो दोस्तों चीन की बात करें तो दोस्तों चीन, आपका जो चीन देश है, चाइना, ये जो चाइना है कोरोना का बाप, इसी ने कोरोना का जन्म दिया है, यहीं से आया था कोरोना। तो चीन है ये जो वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी ऑप्शन सही होगा कि चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। वैश्विक तापमान के कारण कौन से हैं? औद्योगिकरण, वनों का विनाश, जीवाश्म ईंधन। आप सभी जानते हैं वैश्विक तापमान का कारण ये सभी होते हैं, तो इनमें समय नहीं लगाना है। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है आज की। क्वेश्चन नंबर 29 है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? दोस्तों 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं और 15 नंबर कंटेंट से आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इसमें आपके लिए 15 पेडागोजी के क्वेश्चन रखे और 15 कंटेंट के रखे। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? ओजोन परत को, आयन मंडल को, दोनों को या कोई नहीं? दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ओजोन परत है जो हमारी, वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है और जिसे पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। दोस्तों ओजोन दिवस की अगर बात करें तो ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। और ओजोन दिवस किस लेयर में पाई जाती? ओजोन जो परत होती है वो कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और दोस्तों ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें? डॉप्सन में। दोस्तों आपको इसकी संपूर्ण व्याख्या दिखाते हैं क्या क्या है इसके बारे में। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा करती है। इस कारण पृथ्वी की रक्षा कवच या पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। दोस्तों ओजोन परत को CFC गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये बहुत ही हानि पहुंचा रही है, जिससे अंटार्कटिका पर ओजोन में छिद्र पाया गया है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन सही हुआ था, ओजोन परत। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती हैं? ये आपको बताना है कि कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती हैं। दोस्तों जल प्रदूषण के कारण होती हैं, पराबैंगनी किरणों के कारण होती हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं, सभी। दोस्तों जो ओजोन परत है, जो जिसकी इकाई डॉप्सन में मापी जाती है, जो पृथ्वी की रक्षा कवच है, और दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ओजोन परत प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन दिवस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती हैं? तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों के कारण। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही था और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें
और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को पूरे यूट्यूब पर फैला दें। और हिंदुस्तानी एजुकेशन की पॉइंट की शिक्षा हमेशा राष्ट्रहित में रहेगी और हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।